तो चले भाई अपने क्लास की ओर। क्या भाई साहब? यस यस यस। अगर हम किसी से पूछे कि वायस क्या होता है, क्यों पढ़ते हैं, अंग्रेजी में इसका क्या रोल है, बताइए सर को क्या जवाब देंगे आप लोग? बताएंगे? या कोई आपसे पूछे ये बताइए वायस हम क्यों पढ़ते हैं, क्या अंग्रेजी में इसका भूमिका है कि बस वैसे ही पढ़ रहे हैं, क्या खासियत है इसका वायस का? तो जवाब क्या आएगा आपका? चलिए भाई आप बताइए मुझे क्यों पढ़ते हैं? अच्छा अच्छा, इसमें हम ये पता लगाते हैं कि सब्जेक्ट कार्य कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर कार्य करेगा तो फिर उससे हम क्या मतलब रखेंगे? हाँ बहुत होते हैं, बैठ जाइए। अच्छा थैंक यू दोस्त, थैंक यू। तो इसी के सिद्धांत पर हम लोगों का जो गाड़ी चल रहा है दोस्तों, वो वायस चलने वाला है। आज क्या चलने वाला है? आज हम लोगों का जो टॉपिक चलने वाला है दोस्तों, वह चलने वाला है वायस। यहाँ से एक लॉजिक निकालेंगे कि अपने पास जो ये वायस होता है, वायस में हम कुछ और स्टडी नहीं करते हैं। सबसे पहला काम है कि वायस का जो असली मीनिंग है, ये मुझे समझ में आता है कि ये फॉर्म ऑफ वर्ब है मेरे भाई। क्या है यह फॉर्म ऑफ वर्ब है, ये वर्ब का फॉर्म है, ये वर्ब का रूप है, ये वर्ब का रूप है। मतलब वर्ब का इतना ज्यादा फीचर है, इतना ज्यादा फीचर है कि अगर वह काम करेगा तो उसको बोला जाएगा वर्ब। अगर हम उससे कुछ दूसरा काम करवा रहे हैं तो वह काम करना शुरू कर देगा कुछ और। अगर हम आपसे बोले कि अपने पास वर्ब का रूप मेन वर्ब का काम करें तो उसे फाइनाइट वर्ब बोलेंगे। अगर अपने पास वर्ब का जो फॉर्म है, अगर ये मेन वर्ब का काम करना शुरू कर देगा तो उसे हम लोग बोलते हैं फाइनाइट वर्ब। अगर ये वर्ब अपना काम कर दे नाउन, एडजेक्टिव और वर्ब का, नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब का काम करना शुरू कर देता है तो इसे नॉन फाइनाइट वर्ब बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? अपने को समझना है कि जो वर्ब का फॉर्म है हम इसे कैसे यूज करें, और जैसे यूज करेंगे वैसा इसका स्ट्रक्चर जाएगा। आप कहीं और यूज कर रहे हैं तो उसका स्ट्रक्चर अलग जाएगा, उसका लिखावट, बोली हर तरीके से क्या रहेगा, बदला हुआ रहेगा। तो सबसे ज्यादा वायस हम इसलिए पढ़ते हैं कि अंग्रेजी में सबसे ज्यादा रोल निभाने वाला ये वायस होता है। कौन होता है भाई साहब? वायस होता है। इसके जरिए से आप ना अंग्रेजी को अपना बूस्ट कर सकते हैं एडवांस लेवल का, एडवांस लेवल का अपना अंग्रेजी आप क्या कर सकते हैं, बूस्ट कर सकते हैं। केवल वायस के माध्यम से इतना ज्यादा क्षमता है, तो ये वायस के जरिए से आप अपना एडवांस लेवल का अंग्रेजी बूस्ट कर सकते हो। टोटली बहुत ज्यादा मदद करता है अंग्रेजी में बोलने लिखने में सबसे ज्यादा, ठीक है ना? तो बहुत ही आसान टॉपिक और सुंदर सा टॉपिक है। इसे अंग्रेजी बोलने के हिसाब से अगर सीखते हैं तभी ये चीजें आपको आएगा, न तो फिर तो पढ़ने के हिसाब से खाली आप पढ़ेंगे तब। जैसे आप पहले पढ़ते चले आए हैं कि हम इसका काम, इसको ऐसा आता तो इसको ऐसा बनाते हैं, तो खाली बनाना ही सीखोगे लेकिन बोल नहीं पाओगे भाई साहब। हम आपको पहले बताए हैं दोस्तों, यदि इफ यू वांट टू लर्न टू स्विम, यदि आपको तैरना सीखना है दोस्तों, देन जंप इनटू द वाटर, तब आपको पानी में कूदना ही पड़ेगा। यदि आप पानी में नहीं कूदते हैं तो आपको तैरना नहीं आएगा। ये तो सिद्धांत है भैया साहब। यदि आपको ही सीखना, आपको बोलना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, पानी में उतरना पड़ेगा। कि कोई कहेगा पानी में से तैरा जाता तो तैरना सीख लेंगे, नहीं सीख पाएंगे। तो ये करने के लिए खुद आपको मेहनत करना पड़ेगा। कोई टीचर कितना बढ़िया पढ़ा ले, जब तक आप खुद नहीं मेहनत करेंगे आपको कभी नहीं आने वाला है। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे वो नेक्टर आपको पिला दे, अमृत भी पिला देता है तो भी वैसे ही रह जाओगे। तो हम क्या समझाना चाह रहे हैं कि वायस के माध्यम से अंग्रेजी आप बूस्ट कर सकते हैं। और यहाँ से जो ये वायस आप देख रहे हैं, यहाँ से मुझे ये पता चलता है कि ये जानकारी देता है कि इसका जो सब्जेक्ट है, किसी जिसके ऊपर हम बात करना चाह रहे हैं, उसका वो सब्जेक्ट डूअर है कि नॉन डूअर है। अर्थात यहाँ से एक बातें निकल कर आया कि जिसके बारे में हम बात करना चाहेंगे उससे हम सब्जेक्ट बना देते हैं।
जिसके बारे में हम बात करते हैं, चाहे वो काम कर रहा हो या ना कर रहा हो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। चाहे वो काम कर रहा हो या ना कर रहा हो, अगर हम उसके बारे में बात कर रहे हैं तो सबसे पहला काम है कि उसे हम सब्जेक्ट मान लेते हैं। वो सब्जेक्ट होता ही होता है। जिसके बारे में हम बात करते हैं, वी टॉक अबाउट इज नोन एज सब्जेक्ट। जिसके बारे में हम बात करते हैं वही क्या कहलाता है, अपना सब्जेक्ट कहलाता है। तो अगर हमें इस मकान के ऊपर बात करना है, इस दुर्गा पूजा के ऊपर बात करना है, टीचर के ऊपर बात करना है, इस कड़ी के ऊपर बात करना है, इस चाक के ऊपर बात करना है, इस ग्रीन बोर्ड के ऊपर बात करना है, इस लिखावट के बारे में बात करना है, तो मेरे भाई साहब मुझे बताइए, जितना मैंने बोला है क्या ये सजीव है या नहीं है? सजीव है कि निर्जीव है? तो बताइए ये सब्जेक्ट बन सकता है कि नहीं? हम बोलते हैं ये डस्टर बहुत अच्छा है, तो इससे क्या समझ में आ रहा है, ये लिविंग है कि नॉन लिविंग है? नॉन लिविंग है, तो इसका सब्जेक्ट डूअर है कि नॉन डूअर है? नॉन डूअर। क्या आपको पता है कि डस्टर डूअर भी हो सकता है? डूअर का मतलब क्या हो सकता है? ये काम करना शुरू कर दे। तो क्या ये कभी काम कर सकता है? नहीं काम कर सकता है। काम कर सकता है? कैसे काम कर सकता है ये बताइए मुझे। ये मिटाने का, ये अपने आप मिटारेगा? तो फिर काम ये कैसे कर रहा है? ये किसी के दिल को क्या करेगा? मोहित कर सकता है, अट्रैक्ट कर सकता है। अगर डस्टर सुंदर हो जाए तो क्या कर सकता है? किसी के दिल को अट्रैक्ट किया तो मतलब ये क्या हुआ, डूअर हुआ कि नहीं हुआ? अब सही बोल रहे हैं भाई, ये बात आपका सही है कि अगर ये सुंदर बन जाए या इसकी बनावट ही ऐसा कर दिया जाए, कोई भी इसकी तरफ अपने आप खींचा चला है, तो ये क्या कर रहा है? खींच रहा है कि नहीं खींच रहा है? तो इसमें जान आया कि नहीं आया? तभी तो खींच रहा है भाई साहब। तो खींचने का जब काम करना शुरू कर दे, किसी को बुलाना शुरू कर दे, कुछ काम करना शुरू कर दे, ऐसे चीजों को हम लोग डूअर बोलते हैं। ठीक है ना? तो हम आज वॉइस में यही समझेंगे, केवल और केवल किसके ऊपर बात करेंगे कि इस सब्जेक्ट डूअर है कि नॉन डूअर। तो पूरी वॉइस ओवरऑल जो वॉइस पढ़ाया जाएगा मेरे भाई साहब, इसमें हम ये सीखना चाहेंगे कि इसका सब्जेक्ट डूअर है कि नॉन डूअर है, और डूअर कब होता है और कब डूअर नहीं होता। डूअर का मतलब काम कब करेगा और काम कब नहीं करेगा। अच्छा, डूअर की भी बात कर लिया, लेकिन डूअर हम किसी को भी बना सकते हैं, नॉन डूअर किसी को भी बना सकते हैं। जैसे यहाँ कोचिंग पढ़ाया जा रहा है, क्या पढ़ाया जा रहा है मेरे भाई साहब? तो हमने बोला कोचिंग पढ़ाया जा रहा है। कोचिंग अपने आप पढ़ाया जा रहा है कि कोई पढ़ा रहा होगा? कोचिंग अपने आप पढ़ता है? अपने आप पढ़ाया जाता है? टीचर पढ़ा रहा होगा भाई। या कौन पढ़ा रहा होगा? टीचर अंग्रेजी। तो हमने टीचर के ऊपर एम्फासिस, जोर नहीं डाला। हमने जो कड़ी चल रहा है उस कड़ी के ऊपर बात किया है कि यहाँ अंग्रेजी पढ़ाई जाती है, यहाँ अच्छी अंग्रेजी पढ़ाई जाती है, यहाँ सबसे अच्छी अंग्रेजी पढ़ाई जाती है। तो यहाँ से आपको ये बात निकल कर आया दोस्तों कि हम जो अंग्रेजी पढ़ा उसकी बात नहीं कर रहे हैं। राजकुमार सर अंग्रेजी पढ़ाते हैं, अब तो बात समझ में आ रहा है कि ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट वैसे भी अंग्रेजी पढ़ाई जाती है, सब्जेक्ट वैसे भी अंग्रेजी है, और लेकिन यहाँ सब्जेक्ट हम बोल रहे हैं कि राजकुमार सर अंग्रेजी पढ़ाते हैं। तो इससे समझ में आया कि राजकुमार जो लिखा गया है वो तो सब्जेक्ट है ही है। उसके बाद हम अगला सेंटेंस बोले कि इंग्लिश यहाँ पढ़ाई जाती है, तो अंग्रेजी भी यहाँ क्या है दोस्तों? डूअर है कि नहीं है? तो डूअर तो दोनों जगह है। मतलब यहाँ से ये पता चला सब्जेक्ट ए भी है, सब्जेक्ट ए भी है, लेकिन एक अपना रोल अलग निभा रहा है और एक अपना रोल अलग निभा रहा है। इन्हीं रोल को हमें समझना है किस तरह से रोल निभाया जाता है। तो आज हम लोग बेसिक बातें करेंगे दोस्तों। आज हम लोग बेसिक बातें करेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ वॉइस। बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ वॉइस। वॉइस के जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, फंक्शन है, उस फंक्शन को आज समझने का प्रयास करेंगे। बाकी अपना कल से सेंटेंस चालू हो जाएगा। 5 सेंटेंस वही फिर से पढ़ना है। असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, ऑपरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, जो पांचों का पांचों फिर से यहाँ लगने वाले हैं। ठीक है ना? अब इसमें बात क्या है कि हम जो बातें नरेशन में पढ़ रहे थे दोस्त, कि किसी के कही गई बात को जहां पे कहा गया उसी में लेकर जाते हैं, है ना? लेकिन अगर हम बातें कर रहे हैं कि ये अपने पास जो वॉइस है, वॉइस से कहता है कि आप जहां की बातें कर रहे हैं अगर उसे आप चेंज भी करते हैं तो बात में कोई फर्क पड़ना नहीं चाहिए। इसी को ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। आप जितना भी अभी पढ़ाई कर रहे हैं सब ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत पढ़ाई कर रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन ये बोलता है कि आप कोई भी रूप अगर दिया गया है उसका आप बदल के अगर दे रहे हैं तो दोनों का मीनिंग सेम होना चाहिए, कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। इसे कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। अगर मीनिंग में अंतर आ जाएगा तो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं, वो नरेशन नहीं कहलाएगा। सही समझ में आया क्या?
नरेशन वही ट्रांसफॉर्मेशन है, एक रूप से दूसरे रूप में लेके गए, लेकिन कोई बदलाव नहीं आना चाहिए। जो मीनिंग वहां कह रहा था वही मीनिंग यहाँ, तो अपने पास भी वही बोलेगा वायस में भी। अगर वायस अपने पास जो लिखा गया है यहाँ पे, अगर हम उसे बदलते हैं दूसरे रूप में, तो सबसे पहला काम जो मीनिंग यहाँ दे रहा था वही मीनिंग यहाँ भी देना चाहिए। अगर ये प्रेजेंट में है तो भी प्रेजेंट में रहेगा, ये पास्ट में है तो भी पास्ट में रहेगा, ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस में है तो भी प्रेजेंट कंटीन्यूअस में। इतना तो ध्यान रहना चाहिए। ये प्रेजेंट इंडिफिनिट में है तो भी कहाँ रहना चाहिए? प्रेजेंट इंडिफिनिट में ही रहना चाहिए। पास्ट इंडिफिनिट में है तो पास्ट इंडिफिनिट में। क्या भाई साहब, अगर टेंस बदल देंगे, जैसे आप नरेशन पढ़े होंगे, प्रेजेंट का पास्ट में लेके जाते थे, तो लेकिन बात कहाँ का था मेरे भाई साहब? बात पास्ट का है, तो यहाँ प्रेजेंट दिखाई दे, तब तो हम चेंज कर रहे थे ना, उसकी बात को ले जा रहे। तो बात दोनों कहाँ का हुआ? पास्ट का हुआ कि एक ही जगह का हुआ? पास्ट का हुआ, तो बात तो सेम सेम है ना, तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ। जो मीनिंग वहां पे था वही मीनिंग जो चेंज करके हम लोग कर रहे हैं, वही मीनिंग सेम टू सेम है, एडजेक्टिव है, ठीक है ना। तो आइए अगर हम बात करते हैं यहाँ पे वायस में, तो सबसे पहला कड़ी यहाँ पे आएगा कि ये बताता है कि इसका सब्जेक्ट डूअर है कि नॉन डूअर है। सबसे पहला काम इसी कड़ी पे हमें बात करना है। ओवरऑल जितना भी वॉइस में कुछ भी पढ़ना है वह हमेशा सब्जेक्ट के बारे में ही पढ़ना है। किसके बारे में भाई साहब? सब्जेक्ट के बारे में। अगर यहाँ से अब आपसे पूछे कि हमें जो पढ़ाई करना है वॉइस में, सबसे बड़ा खास तरीका क्या देखना है कि जो उसका सब्जेक्ट है वह डूअर है कि नॉन डूअर है। डूअर होगा तो गो फॉर एक्टिव वॉइस, अगर नॉन डूअर होगा तो गो फॉर पैसिव वॉइस। अगर डूअर होगा तो किस में जाएगा भाई साहब? एक्टिव वॉइस में। अगर ये नॉन डूअर होगा तो गो फॉर पैसिव वॉइस। क्लियर? तो यहाँ से अगर हम लोग डिफाइन करना चाहे मेरे भाई साहब, तो क्या डिफिनेशन बना सकते हैं? डिफिनेशन ये बता सकते हैं, इट एक्सप्रेसेस whether its subject is doer or non-doer। अपने को ये पता चलता है कि जो वायस हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं दोस्त, इससे ये पता चलता है कि इसका सब्जेक्ट डूअर है कि नॉन डूअर है। अपने को बस यही समझना है। लेकिन हम किसी भी चीज को अगर हम बात कर रहे हैं कि तुम किताब पढ़ रहे हो, तो समझ में आ रहा है कि हम तुम्हारी बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? जो तुम काम कर रहे हो हम आपकी बात कर रहे हैं, लेकिन किताब पढ़ा जा रहा है। अब यहाँ से समझ में आ रहा है किताब के ऊपर एम्फेसिस डाला गया है, जो पढ़ रहा है उसके ऊपर जोर नहीं दिया गया। सब्जेक्ट वहां भी है, सब्जेक्ट यहाँ भी है, लेकिन हम बात करना चाह रहे हैं पढ़ाई की। तो पढ़ाई यानी किताब पढ़ा जा रहा है। किताब बताइए, किताब पढ़ा जा रहा है तो अपने यहाँ पढ़ा जाएगा कि कोई पढ़ेगा उसे? कोई पढ़ेगा ना। हम कह रहे मकान बनाई जा रही है, तो मकान बनाई जा रही, मकान अपने आप बनेगा कि कोई दूसरा कोई बनाएगा? तो मुझे बताओ कि मकान जो बनाया जाएगा खुद से तो नहीं बनेगा। तो क्या हम इसे पैसिव वॉइस बोल सकते हैं? इसे वॉइस के रूप में बोल सकते हैं कि नहीं? पहले ये बताओ। वॉइस बोल सकते हैं ना। वॉइस इसलिए बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो बातें कर रहे हैं सर, कि जो अपने पास सब्जेक्ट हो रहा है उसके ऊपर हम एम्फेसिस डालते हैं। हम जिसकी बातें करेंगे वही कहलाता है सब्जेक्ट। हम बोल रहे हैं सड़क बनाई जा रही है, लोग सड़क बना रहे हैं, ये बात अलग है। लोग सड़क बना रहे तो लोगों के ऊपर बात किया, जो काम कर रहा है उसके ऊपर। लेकिन जो काम ना कर रहा है, जो हमारे ऊपर मेन मुद्दा है, हम बोल रहे हैं हमें जरूरत ये है तो हम इसके ऊपर बोलेंगे ना। हम बोल रहे हैं कि ये सड़क बनाई जा रही है, गाली दिया जा रहा है। तुम लोग गाली दे रहे हो और गाली दिया जा रहा है। क्या हो रहा है? पंडाल तोड़े जा रहे हैं, पूजा की जा रही है। तो पूजा की जा रही है तो पूजा अपने आप होगा मेरे भाई साहब? पूजा कोई करेगा ना। तो हम यहाँ पर एम्फेसिस के ऊपर किसके ऊपर डाल रहे हैं? एम्फेसिस होता है, एम्फेसिस का मतलब दबाव, जोर। जोर किसके ऊपर दिया जा रहा है? फोर्स किसके ऊपर दिया जा रहा है? किसके ऊपर आप बात करना चाह रहे हैं? जिसके ऊपर बात करेंगे वही कहलाता है अपना सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट डूअर है कि नॉन डूअर, आइए इस कड़ी से अपने आप में पता चलेगा। तो बताइए, अगर हम बोल रहे हैं पेड़ काटे जा रहे हैं, तो बताओ पेड़ क्या है यहाँ पे? डूअर है कि नॉन डूअर है? बताइए भाई साहब। पता चल रहा है ना, पेड़ काटे जा रहे तो पेड़ अपने आप कटेगा कि कोई काटेगा? सब्जी बिक रही है,
सब्जी बिक रही है तो क्या समझ में आ रहा है? नॉन डूअर है ना। जो सब्जी बिक रही है वो अपने आप तो बिकेगा नहीं, उसे कोई बेचेगा क्या भाई साहब? सही बात है ना। तो कोई सब्जी बेचेगा। सब्जी तो ऐसा नहीं है कि अगर मार्केट के गलियों से अगर जा रहा है या रोड से जा रहा है तो आपसे नहीं बोलेगा लो भैया हम कद्दू आ गए, आपके फुदुक फुदुक उछल के आपके घर तो नहीं आ जाएगा भाई? आ जाएगा शायद, पालकुल की शायद आपके घर आ जाए। कद्दू जी की चली बरसात हुई बरसात, कद्दू जी की चली बारात हुई बरसातों की बरसात, सलजम मूली गाजर सब चले बारात, है ना। बाल कट रहे हैं तो बाल अपने आप कटेगा, दारू पिया जा रहा है तो दारू अपने आप पिया जाएगा। कोई पीने वाला है कि अपने आप पिया जाएगा? आप ऐसा भी कह सकते हैं कि अपने पूरे कल्चर में देखा जाए जितने भी नदी है सभी नदी की जो धाराएं बह रही है, पानी जो बह रही है उस सदक को सदक किस दिशा से किस दिशा में बह रही है? पश्चिम से पूरब की ओर बह रही है। तो आप इसका क्या रीजन दे सकते हैं? रीजन दे सकते हैं? क्या रीजन है इसका? क्यों बह रही है? ऐसा क्या कारण है? जितनी भी नदियां सबकी पानी इधर से बह रही हैं, क्या कारण है? पृथ्वी अपने अक्ष से 22.5 डिग्री पर झुकी हुई है, यही ना। 22.5 डिग्री पर ढाल है तो फिर ढाल का बताओ प्रेशर बना कि नहीं बना? तो फिर पानी किधर बहेगा भाई? जिधर ढाल है उधर जाएगा पानी ना। तो आप लोग जवाब ही नहीं दे, मतलब आप भूगोल पढ़े होंगे थोड़ा बहुत तो इसका जानकारी होगा कि जो पृथ्वी है 22.5 डिग्री झुकी हुई है। क्या हुई है भाई साहब? तो 22.5 डिग्री झुकी हो तो झुकाव पाते ही अगर पानी देखिए अगर धरातल सीधा है और थोड़ा सा टेढ़ कर दे, पाइप है, पाइप में से पानी बहाना है, सीधा कर देंगे थोड़ा सा पानी डालिए, देखिए नहीं जाएगा, गिरेगा नहीं, उधर रह जाएगा, है ना। अगर आप वही थोड़ा सा ढाल कर दीजिए, पानी थोड़ा सा डाल दीजिए, देखिए कहाँ जाता है? ऊपर जाएगा। कहाँ लग रहा है? कहाँ जाएगा? क्या 1000 बार डाल चेक करिए यार, शायद ऊपर चला जाए 2-3 बार। ऐसा तो नहीं होगा। तुम लाख बार ट्राई कर लो, कोशिश कर लो, हमेशा किधर जाएगा? वहां गिराएंगे तो हमेशा ये पता चल रहा है कि पानी सदैव अप से डाउन जाता है, अप से डाउन फ्लो होता है। ये बात तो क्लियर है ना भाई साहब? तो हम यहाँ पानी की बात के रूप में आपको ये समझाना चाह रहे हैं। हम कहे दरवाजा पेंट हो रही है तो दरवाजा अपने आप पेंट होगा, पढ़ाई हो रही तो पढ़ाई अपने आप होगा। क्या भाई साहब? हम लोग खेल रहे हैं तो हम लोग खेल रहे हैं तो ये पता इससे पता चल रहा है कि हम लोग सही काम कर रहे हैं, है भाई ना। इसके द्वारा ये डूअर है कि नॉन डूअर। अब चले थोड़ा सा बात कर ले आगे। तो वाय से बताओ क्या पता चलेगा कि इसका सब्जेक्ट डूअर है कि नॉन डूअर है। हमें पूरे ओवरऑल क्लास में यही पढ़ना है। और ये एसएससी एग्जाम, एसएससी सीपीओ, एसएससी बैंक पीओ या कोई और एग्जाम देते हैं, यूपीएससी एग्जाम देते हैं, कोई अदर एग्जाम देते हैं, वहां के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है जो नरेशन अभी आपने पढ़ा और जो अभी वॉइस पढ़ रहे हैं वहां के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। आपकी कक्षा 9, 10, 11 के लिए जो पढ़ाई कर रहे हैं यहाँ तो पूछेगा ही पूछेगा। ये आगे जाकर इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट बनते जा रहे हैं कि इसकी कोई सीमा नहीं है। और आपके एग्जाम में जो भी आए हम कह रहे हैं एक का 2 पूछ रहे हैं, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आगे जाकर इसका महत्व बढ़ रहा है। आगे अगर आपको तैयारी करना पड़ेगा तो फिर यही रगड़ खाओगे, मेहनत करोगे, फिर तो वहां मेहनत करोगे तो इधर नंबर नहीं मिलेगा। अभी मेहनत कर लोगे तो इधर नंबर भी ऐड हो जाएगा और आगे पढ़ने की जरूरत बहुत कम पड़ेगा, तुरंत सफलता आपके कदमों पे रहेगा भाई साहब। अब आपके ऊपर डिफाइन है कि आप मेहनत करना चाह रहे हैं कि बस इसे सुनकर एक कान से उड़ा देना चाहते हैं। उड़ा देना चाहते हैं तो कोई बात नहीं है, अगर सुनकर अंदर ले जा रहे हैं तो अच्छी बात है भाई साहब। आइए हम आगे की तरफ चले ना आगे। तो आज हमने बताया कि आज थोड़ी सी चर्चा करेंगे वॉइस के ऊपर। वॉइस हम क्यों पढ़ते हैं? अंग्रेजी में बूस्ट करने के लिए, अंग्रेजी एडवांस लेवल का ले जाने के लिए हमें कौन मदद करता है भाई साहब? वॉइस। अभी हम बेसिक लेवल की जबकि बातें करते हैं अंग्रेजी में, है ना। एडवांस लेवल पर ले जाने के लिए कौन बातें करता है मेरे भाई साहब? यहाँ पे ध्यान दीजिएगा क्योंकि हम बातें ही करते हैं। वॉइस का ये ना आपको बोलना सिखा देगा। कुर्सी तोड़े जा रहे हैं, यहाँ पे लोग क्या कर रहे हैं? अपराध कर रहे हैं, यहाँ पे अपराध हो रही है। तो जितना भी बोले जा रहे, आप कोई आर्टिकल पढ़िए, देखिए कितना मदद देता है ये आपको वॉइस। तो बहुत ज्यादा अभी छोटे छोटे लेवल में आपको वॉइस उतना नहीं सिखाया जाता है। जो 1 से 8वीं क्लास देखते हैं ये टेंसों में बोला जाता है, जगह जगह वॉइस लगा दिया जाता है ताकि वो अर्थ बैठ जाए, नहीं तो अर्थ नहीं बैठ पाएगा, ठीक है ना।
और फिर भी देखिए 1 से 8वीं क्लास में ये सब आपको नहीं मिलता है, क्योंकि लेवल बहुत डाउन है, लड़का नहीं जानेगा कि वॉयस क्या होता है। समझ में आ रहा है क्या? इसलिए जो लेवल होता है वो 9वीं से बढ़ना शुरू हो जाता है, वो 9वीं से, 10वीं से, 11वीं से, 12वीं से। अब इसके बाद जैसे ही आप 10वीं तक पढ़ लेते हैं, आपको समझ में आ गया कि वॉयस आपको पढ़ाया गया है, 11वीं 12वीं से एडवांस लेवल का देना शुरू कर देते हैं। और 12वीं के बाद आप कहीं भी पढ़ाई करोगे अंग्रेजी का, ये पूरा फीचर एडवांस में बोला जाएगा और एडवांस में लिखना पड़ेगा आपको। यही अंग्रेजी का खासियत, सबसे बड़ा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। बताइए वॉयस को पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए? अगर कहीं आप स्पीक दे रहे हैं तो बताओ, जरूरी नहीं है कि वह हमेशा वह काम ही करे, हमेशा तो काम नहीं करेगा। तो यहाँ मोस्ट प्रोबेबिलिटी किसके ऊपर जाएगा? वरीयता वह वॉयस के ऊपर। वॉयस का जो हम स्टडी करते हैं वो 2 तरीके से करते हैं, एक एक्टिव के रूप में और एक पैसिव के रूप में। समझ में आ रहा है? तो वही चीज हम बोल रहे हैं कि डूअर है कि नॉन डूअर है, इसी चीज का अध्ययन हम लोग कर रहे हैं। और अगर ये डूअर होगा तो मेरे भाई साहब इसको बोलेंगे गो फॉर एक्टिव वॉयस, अगर ये नॉन डूअर होगा तो गो फॉर पैसिव वॉयस। यही है एक्टिव वॉयस और यही है पैसिव वॉयस। तो मेरे भाई साहब वॉयस का जो पढ़ाई करेंगे वो बताओ कितने तरीके से पढ़ाई करोगे? 2 तरीके से पढ़ाई करोगे। एक तो होगा एक्टिव वॉयस। क्या होगा मेरे भाई साहब? एक्टिव वॉयस। क्या होगा मेरे भाई साहब? एक्टिव वॉयस होगा। और दूसरा होगा पैसिव वॉयस, PASSIVE। एक तो होगा एक्टिव वॉयस और दूसरा होगा मेरे भाई साहब पैसिव वॉयस। एक होगा एक्टिव वॉयस, एक्टिव वॉयस होगा इसका सब्जेक्ट डूअर होगा, इसका जो सब्जेक्ट होगा वह होगा डूअर, इसका जो सब्जेक्ट होगा मेरे भाई साहब वह डूअर होगा। क्या होगा मेरे भाई साहब? और इसका जो सब्जेक्ट होगा वह सब्जेक्ट जो होगा नॉन डूअर होगा। क्या होगा मेरे भाई साहब? नॉन डूअर होगा, इसका सब्जेक्ट होगा मेरे भाई साहब नॉन डूअर। अगर ये एक्टिव वॉयस है तो ये इसका सब्जेक्ट डूअर बनेगा, और यह पैसिव वॉयस है तो इसका सब्जेक्ट नॉन डूअर होगा। तो मतलब ओवरऑल हम पूरे वॉयस में बताओ क्या पढ़ने वाले हैं? अभी भी बता दो, डूअर है कि नॉन डूअर है? हम ये समझना चाह रहे हैं तो जिसकी बात हम कर रहे हैं वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। काम करेगा तो एक्टिव, काम नहीं करेगा तो पैसिव। क्लियर है? बताओ और कुछ इसमें नहीं सीखने की जरूरत है, आपको हम पूरा ख्याल लेकर जाएंगे सब्जेक्ट के ऊपर। किसके ऊपर? हम कोई और चीज अगर इसमें बता देंगे तो हमसे कहना कि सर आप दूसरा कुछ बता रहे हैं, ठीक है ना? ओवरऑल पूरे वॉयस में हम आपको ये सिखाना चाहेंगे कि सब्जेक्ट किस प्रकार का है। तो वॉयस क्लियर बताओ कितने तरीके से पढ़ाई करोगे? कितने तरीके से? तो आइए बातें करते हैं 2 तरीके से कैसे बात करते हैं। तो नोट डाउन करिए, आगे चले। आइए हेडिंग लगाइए दोस्तों, बेसिक्स ऑफ वॉयस। बेसिक्स ऑफ वॉयस। बेसिक्स ऑफ वॉयस। वॉयस के बेसिक क्या कॉन्सेप्ट हो सकते हैं, ठीक है ना? इसकी कुछ आधारभूत की क्या गणनाएं हैं, क्या इसका जरूरत है, क्या इसमें फंक्शन बन सकते हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले नंबर की बात करें दोस्तों कि इसमें जो हम लोग एक्टिव से पैसिव वॉयस बनाते हैं ये केवल और केवल ट्रांजिटिव वर्ब का ही स्टडी किया जाता है। किसका भाई साहब? और क्यों बनता है, क्यों नहीं बनता, अदर चीजों का क्यों नहीं बनता है, आपके क्वेश्चन के अनुसार चलेगा। समझ में आ रहा है ना? तो हम आपको यहाँ पे जो बातें इंडिकेशन में देना चाह रहे हैं दोस्तों, अगर हम एक्टिव वॉयस और पैसिव वॉयस बना रहे हैं तो ये चीजें किसका बनेगा? केवल और केवल ट्रांजिटिव वर्ब का। वी मेक पैसिव वॉयस, पैसिव वॉयस ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब ओनली। हमने आपको ये जानकारी दिया कि वी मेक पैसिव वॉयस ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब ओनली। इसे समझ में आया? केवल और केवल हम ट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव वॉयस बनाते हैं। तो यहाँ से आपको पहला काम, और आपको पता है दोस्तों कि मेन वर्ब कितने प्रकार के होते हैं? आप बता सकते हैं मेन वर्ब कितने प्रकार के होते हैं? मेन वर्ब की बात करें तो मेन वर्ब कितने प्रकार के? कौन कौन से?
एक होता है ट्रांजिटिव वर्ब दोस्तों, और अगला होता है इंट्रांजिटिव वर्ब दोस्तों, और अगला बोलिए लिंकिंग वर्ब। कौन सा वर्ब दोस्तों? लिंकिंग वर्ब होता है, LINKING, लिंकिंग वर्ब है ना। तो अगर हम आपसे पूछे कि इसके बाद क्या आता है, तो जवाब देंगे कि इसके बाद तो ऑब्जेक्ट आता है सर। इसके बाद क्या आता है? और इसके बाद नो ऑब्जेक्ट, इसके बाद नो ऑब्जेक्ट, इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं आता है। जबकि इसके बाद क्या आता है? इसके बाद दोस्तों जो आता है वो कॉम्प्लीमेंट आता है। क्या आता है भाई साहब? कॉम्प्लीमेंट। और कॉम्प्लीमेंट बनता क्या क्या है? या तो यह नाउन बनेगा दोस्तों, या तो क्या बनेगा? यह एडजेक्टिव बनेगा, है ना। या तो यह नाउन बनेगा, या तो यह क्या बनेगा? एडजेक्टिव। तो क्या हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे? नहीं, इसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। इसका पैसिव वॉइस, तो इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे? नहीं भाई, अवस्था दिखा रहा है, पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। तो ना तो इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे, ना तो इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे। केवल और केवल जो पैसिव वॉइस बनाएंगे, जो फीचर लाया अपने अंदर, जो वॉइस का है, वह है फीचर अपने पास यहाँ पर लगा हुआ है, हम इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं। तो आपको ये चीजें लेकर चलेंगे, कुछ वर्ब से समझाएंगे कब ट्रांजिटिव होगा और कब इंट्रांजिटिव होगा। पता चला ट्रांजिटिव नहीं पकड़ पाए और इंट्रांजिटिव को आपने बना दिया तो हो जाएगा काम बवाल में। क्या हो जाएगा? बवाल में हो जाएगा, सीधा सीधा गलत नजर आएगा। तब कहोगे अरे सर ये आपने क्या करवा दिया, ये तो गलत हो गया, हम लोगों को नहीं सिखाए थे ये बातें। और दूसरा काम मेरे भाई साहब, इसमें हम एक्टिव से पैसिव बनाए चाहे पैसिव से एक्टिव बनाए, नो मीनिंग चेंज, दोनों का मीनिंग चेंज। जैसे हम नरेशन में पढ़े थे, हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदले चाहे इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में बदल दे, ठीक है ना। मीनिंग में कोई परिवर्तन नहीं। पास्ट में है तो पास्ट में ले जाएगा, प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट में, फ्यूचर में है तो फ्यूचर में। क्या बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो वही चीज अपने को यहाँ भी करना है कि हम जो एक्टिव से पैसिव वॉइस में बदल रहे हैं, वह मीनिंग में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अगर परिवर्तन हो जाएगा तो ये ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कहलाएगा, यह वॉइस नहीं कहलाएगा। क्लियर है? ओके, गॉट इट? इफ we can change active to passive, then no meaning time function change। ठीक है? नहीं समझ में आ रहा है? हमने आपको ये समझाया, इफ वी कैन चेंज एक्टिव टू पैसिव वॉइस, देन नो मीनिंग, नो टाइम, नो फंक्शन चेंज। मतलब ना तो उसका मीनिंग बदलना चाहिए, ना तो उसका टाइम, टाइम का मतलब टेंस, जिस टेंस में उसी टेंस में रहेगा। आपने टेंस बदल दिया तो समझो वाट लगा दिया। समझ में आ रहा है ना? क्योंकि भैया कहीं भी बात करो टेंस नहीं परिवर्तन होगा। तो और क्या नहीं बदलेगा? इसका फंक्शन, जो काम हुआ कर रहा था वही काम ये भी काम करेगा, दोनों का काम सेम टू सेम रहेगा। सही बात है ना? कोई दिक्कत? क्या भाई, चले आगे? बहुत अच्छा। अगर यहाँ तक समझ में आया होगा तो इस 2 पॉइंट के जरिए से इसका ये बेसिक जड़ था। अब आते हैं दोस्तों, आपको बात सिखाते हैं कि जो हम बनाएंगे ये ट्रांजिटिव वर्ब का, अब यहाँ से इसका जड़िया उत्पन्न करते हैं। क्या करते हैं? इसका जड़िया उत्पन्न करते हैं कि क्यों बनाएंगे क्यों नहीं बनाएंगे। थोड़ा सा वर्ब के ऊपर चलते हैं तो नोट हो गया होगा। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। तो when we make active to passive voice, active to passive voice, always use
थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, फुल स्टॉप। तो ऑलवेज यूज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। अब आइए थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म की बातें कर लें, ठीक है ना। तो वह क्या बनेगा और क्या नहीं बनेगा जिससे हम पूछेंगे वो अपना बताता जाएगा, क्योंकि एक बार का पढ़ाया गया है ना। तो हम मुझे फटाफट जवाब देते चले जाएंगे, क्योंकि इसका स्टडी नहीं किए रहेंगे तो प्रॉब्लम खड़ा करेगा वहां पे। एक्टिव पैसिव वॉइस में समस्या उत्पन्न करोगे। तो पहला हम लगा रहे हैं दोस्तों हैंग। क्या लगा रहे हैं? हैंग बने और हैंग, हैंग और हैंग दोनों होता है भाई साहब, हैंग और हैंग। अब दोनों तो ये V1 है, ये क्या है मेरे भाई साहब, इधर V2 इधर लगाया V3, इधर V4 V5 बना देंगे ना। तो हम V1 V2 की बात कर रहे हैं। बहुत सावधानी हटी तो दुर्घटना, बहुत सावधानी से, ठीक है। तो हम आपसे पूछना चाहेंगे सर, आप बताइए। हाँ जी महोदय, कंफ्यूजन बना है, क्या बोले किसको जवाब दे, अभी पढ़ के खाली आए हैं क्या भाई साहब, कंफ्यूजन बन गया ना। आज तो अगर हम बता देंगे फिर 10 दिन के बाद फिर भूल जाएंगे, 10 दिन का 2 दिन के बाद फिर भूल जाएंगे। इसको बोले अब कौन खूंटी पर लटकाना होता है, कौन फांसी पर लटकाना। सही बात गलत बात है, तो इसको दूर कर दें आज हमेशा के लिए कि कुछ दिन के लिए, बस हमेशा जन्म के लिए। चलो ठीक है, अच्छा आते हैं, आपको दूर करते हैं कंफ्यूजन, आप जिंदगी भर नहीं भूलेंगे, ठीक है ना। तो दोस्त हम लिखते हैं ये हैंग मतलब अगर खूंटी पर लटकाना हो गया, इसको बोलते हैं हंग। क्या बोलते हैं? खूंटी पर लटकाना को बोलते हैं हंग, और इसको बोलते हैं हंग। खूंटी पर लटकाना को बोलते हैं हंग, हंग। और मेरे भाई साहब फांसी पर लटकाना को बोलते हैं हैंग्ड। क्या बोलते हैं? हैंग्ड। और क्या बोलते हैं? हैंग्ड। सर हम पहचानेंगे कैसे? तो दोस्त यहाँ मुझे इतना बता दो, आप बस लॉजिक लगा के वर्ड को समझ सकते हैं। हैंग यहाँ पे तो सेम सेम है ना, खूंटी पर लटकाना फांसी पर लटकाना चाहे जो लिख दो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों तो सेम सेम है ना। बस बसरते यहाँ रह गया बात। अब देखो खूंटी पर लटकाना छोटी बात है तो छोटा वर्ड मीनिंग, और फांसी पर लटकाना बहुत बड़ी बात है यार, किसी को ऐसे फांसी पर कैसे लटका सकते हैं, तो इसके लिए वर्ड मीनिंग क्या आएगा? बड़ा लगेगा ना। देखिए भाई साहब, बड़ी चीज के लिए बड़ा वर्ड मीनिंग, यहाँ पे अब ध्यान आपको रखना पड़ेगा। फांसी पर लटकाना आम बात नहीं है किसी को, तो बताए उसके लिए बड़ा वर्ड मीनिंग आया। और खूंटी पर लटकाना तो आम बात है, फटाक से टांग सकते अपना कुर्ता कुर्ती जो भी चड्ढा चड्डी टांगते हैं, है ना भाई साहब। लाल चड्डी वाला आया है, अच्छा आया है। तो बताइए सही समझ में आ रहा है? अब तो कंफ्यूजन भूल सकते हैं, अब ओवरऑल इन लाइफ भूल सकते हैं। दूसरा लगाए आप, इसका मतलब होता है मेरे भाई साहब खूंटी पर लटकाना। क्या होता है? खूंटी पर लटकाना, ठीक है। कहाँ लटकाना? और इसका मतलब फांसी पर लटकाना। कहाँ पर लटकाना? फांसी पर लटकाना। कहाँ पर लटकाना भाई साहब? फांसी पर लटकाना। कोई दिक्कत? चलो दूसरा लगा दे। एक हो गया लाई, ठीक है, और एक हो गया ले। सही है, एक हो गया लाई और दूसरा हो गया ले। और लाई माने और ले माने क्या होता है, आगे जाके कंफ्यूजन आपको लाएगा, पैदा करेगा, है ना भाई साहब। तो देखा जाए लाई का मतलब क्या होता है? लेटना होता है, और ले का मतलब लेटाना होता है। तो ये भी ट्रांजिटिव वर्ब था दोस्तों, यहाँ भी ये भी ट्रांजिटिव वर्ब था, लेकिन यहाँ बताइएगा यह है इंट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब। और जबकि यह क्या है मेरे भाई साहब? ट्रांजिटिव वर्ब है। लिटाना, किसी को लिटाएंगे तो ये बनेगा ट्रांजिटिव। ध्यान दीजिए क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं, कोई भी एग्जाम का पेपर उठाकर देखोगे परेशानी यहीं से लिया गया है, कोई भी क्वेश्चन। और आप कुछ ही मिनटों में पलक झपकते ही आंसर दे सकते हैं, जब अगर थोड़ा सा मेहनत करोगे तब, नहीं तो फिर पलक झपकते का नानी माई याद आ जाएंगे तो भी नहीं आएगा।
हाँ वही नगुला रगड़ते रह जाओगे। जैसे क्या होता है, टेस्ट हम दे देते हैं, कुछ बच्चे क्या होते हैं पलक झपकते हैं, उत्तर लगा के क्वेश्चन का आंसर दे देते हैं, 80 में 80 आ जाता है। और कुछ लड़के क्या है, पूरा उनको दिन भर दे देंगे नकल मार के लिखने के लिए, तो भी 80 नहीं आएगा। आइए आगे चलते हैं। तो लाई ले लैन, लाई ले लैन, लाई ले लैन, LAIN लैन। यहां पर देखिए लाई ले लैड, क्या हो जाएगा, लैड होगा, LAID, लैड लैड लैड। अब यहाँ पर LAD मत लिख देना, LAD मत लिख देना, लैड माने लड़का होता है, लैड माने लड़का होता है, तो गड़बड़ा जाएगा। अब यहाँ पे ये देखो मैच कर रहा है, इसलिए इम्पोर्टेंट बना है ये, इसलिए इम्पोर्टेंट नहीं बना है कि आपको वर्ड मीनिंग अलग अलग दिखाई दे रहा है, इसलिए इम्पोर्टेंट बना है इसका जो इंट्रांजिटिव वर्ब का सेकंड फॉर्म ट्रांजिटिव वर्ब के सेकंड फॉर्म से मैच कर रहा है। तो कब पहचानोगे कि ट्रांजिटिव है, कब पहचानोगे इंट्रांजिटिव है? भैया इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा तो ट्रांजिटिव, इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं आएगा तो यह इंट्रांजिटिव होगा, सही है। तो इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा लेकिन इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, तो कंफर्मेशन मिल जाएगा। अगला अगर हम बात करें अराउज, अराउज, अराइज, तो इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है? अराउज का मतलब क्या होता है और अराइज का मतलब क्या होता है, बता सकते हैं? इसका मतलब होता है जगाना, यह बनेगा ट्रांजिटिव वर्ब, और इसका मतलब होता है जगना। जगेंगे तो आपका भाई नींद खराब होगा, आपको प्रॉब्लम आएगा, और जगाएंगे दूसरे को तो बताइए वो ऑब्जेक्ट है, अपना तो जाएंगे दूसरों को भी लेके जाएंगे, सही है ना। तो ये ट्रांजिटिव और कब इंट्रांजिटिव वर्ब बनता है पहचानिए, नहीं लड़का इसी में हेरा जाते हैं, कैसे पहचाने? तो अराउज, अराउज्ड, अराउज्ड क्या बनेगा, अराउज्ड, 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 OUSED, अराउज्ड, अराउज्ड, अराइज, अराइजन, अराइज, अरोज, अराइजन, अराइज, अरोज, अराइजन, ठीक है। रेज, RAIS, रेज, ठीक है। राइज हो गया। रेज माने क्या होता है, उठाना होता है, क्या होता है भाई साहब, और राइज का मतलब उठना होता है, निकलना, उठना, निकलना, तो भी ट्रांजिटिव है, अपने आप निकल रही है, समस्या अपने आप पैदा हो रही है, तो ये बनेगा ट्रांजिटिव वर्ब। क्या बनेगा भाई साहब, और जबकि ये इसका मतलब उठना होता है, समस्याएं उठ रहे हैं, तमाम प्रकार के लोग उठ रहे हैं, हमारे खिलाफ उठ रहे हैं, तो इससे क्या समझ में आ रहा है भाई साहब कि यह बनेगा इंट्रांजिटिव वर्ब, यह बनेगा इंट्रांजिटिव वर्ब, और इसका बनेगा रेज, रेज्ड, क्या हो जाएगा, रेज्ड हो जाएगा, रेज्ड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रेज्ड हो जाएगा। और जबकि इसका बात करें तो राइज, रोज, क्या हो जाएगा, रोज, रीजन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रीजन हो जाएगा, ठीक है। और आपको अगर कोई वर्ब नहीं आ रहा, समस्या पैदा कर रहा, तो उसको पूछ सकते हैं। तो बस करिए इतने पर स्टॉप लगाया जाए। बाकी कल से आपका, आज आपका बेसिक था थोड़ा सा, ये पूरी बातें क्या था आपका, वॉइस का, क्योंकि हम इसी को यूज करेंगे, ध्यान देना। पैसिव वॉइस जब बनाएंगे तो कौन सा यूज करेंगे, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म यही यूज करेंगे। तो कल से चलेगा आपका बेसिक, खत्म हो गया। कल से आपको जो चलेगा वह चलेगा वॉइस का असर्टिव सेंटेंस से। कहां से, असर्टिव सेंटेंस। तो स्टॉप लगा दिया जाए।